हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अप्रैल 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अगला है सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ। कहां पर? गोरखपुर में। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 रुपए सालाना। और कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। अगला है बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव कानपुर में आयोजित किया गया 10 से 12 फरवरी के मध्य। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024, इसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया और उसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा शहंशाहपुर परिसर में इसका आयोजन किया गया। इसका क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, वाराणसी में। अगला है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर द्वारा 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। बदायूं के सैजनी गांव में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? बदायूं के सैजनी गांव में एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। इस मौके पर बदायूं के अलावा सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज आदि में बायोगैस संयंत्रों का शिलान्यास किया गया। लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसे अमिताभ यश को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुजफ्फरपुर नगर के बांगड़ से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की शिकायत पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति उनके विचार करने के लिए बनाई गई है जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में अधिकृत की गई थी। टीबी मुक्त बनाने के प्रदेश के मुहिम के तहत 57,667 पंचायत में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया। अगला है पीलीभीत जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर। अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। यह टर्मिनल जलमार्ग संख्या 1 पर चलने वाले जहाजों को माल ढुलाई, आवाजाही, रखरखाव आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल जो कि बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट का आकार कितना था? 2.78 लाख करोड़ रुपए। 22.20% शिक्षा विभाग को आवंटित करके शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला है भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा। बिहार के जमुई जिले के सिझौरी ग्राम में यह प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 8वीं सदी के पाल काल के प्रारंभ दौर के होने की संभावना जताई गई है।
अगला है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। अगला है हिमालयन बास्केट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। इसके तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उन्हें अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। अगला है मराठा आरक्षण विधेयक पारित। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठी लोगों को 10% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य में जातिगत आरक्षण फिलहाल 52% है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद यह जो है बढ़कर 65% हो जाएगा। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा बल। पंजाब सरकार द्वारा यातायात व्यवस्थाओं में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा। अगला है काजी नेमू। इसका अर्थ होता है खट्टे नींबू। काजी नेमू को असम सरकार द्वारा राज्य फल घोषित किया गया। असम सरकार द्वारा राज्य फल। साइन बोर्ड में 60% तक कन्नड़ भाषा अनिवार्य। कर्नाटक विधानसभा ने राज्य की व्यवस्थाओं और प्रतिष्ठानों की साइन बोर्ड में लगभग 60% तक कन्नड़ भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया। डिजिटल डिटॉक्स पहल। कर्नाटक सरकार द्वारा ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के सहयोग से इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्थक और रचनात्मक रूप से किया जाए, साथ ही नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर भी इसका ध्यान दिया जाएगा। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक दल लॉन्च किए और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तमिजिगा वेत्री कड़गम। अगला है पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। अगला है प्रधानमंत्री ने जम्मू के सांबा जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। कहां पर? सांबा जिले में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। उज्जैन में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट परिसर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? उज्जैन में। 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित। 6 से 11 फरवरी को अगरतला में दिव्य कला मेला का आयोजन। तमिलनाडु सरकार ने एन्नौर में अमोनिया गैस रिसाव के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.2 करोड़ रुपए का पर्यावरण जुर्माना लगाया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर सहित असम में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में आईआईएम के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है। सीबीआई ने कहा चुनावी बॉन्ड योजना जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता। चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। अंतरिक्ष में एफडीआई नीति में संशोधन। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक, इसमें प्रक्षेपण यान संबंधित प्रणालियों, उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण हेतु 49% तक स्वचालित मार्ग से अनुमति है। इसके बाद सरकारी मार्ग से। और स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट व यूजर सेगमेंट हेतु। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक किसमें है? उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के घटकों और प्रणालियों, उप प्रणालियों के विनिर्माण हेतु। अगला है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। यह जो है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आदि परीक्षाओं में लागू होगा। अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष की कैद तथा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देय होगा। विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती तथा गैर शमन योग्य होंगे। अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रावधान करता है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगला है संविधान एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024।
इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है। प्रदेश में बोडो पोरजा, कोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को एसटी की सूची में शामिल किया जाएगा। संविधान एससी और एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024, इसके अंतर्गत उड़ीसा के आदिम जनजातियों के चार समुदायों पाइडी भुइयां, चुक्तिया भुइंजा, बोंडा और माकंडिया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किए गए थे, उनको इन सूची में शामिल किया जाएगा। अगला है सरोगेसी विनिमय नियम 2022 में संशोधन। संशोधन के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि अगर किसी विवाहित जोड़े में एक साथी किसी की स्थिति से पीड़ित है तो दाता के अंडाणु तथा शुक्राणु का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति पत्नी में से कोई एक जो है इस चिकित्सकीय स्थिति से पीड़ित है। इसके लिए एक दाता युग्मक यानी डोनर गेमेट के उपयोग की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं अथवा विधवा एवं तलाकशुदा को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा। अगला है इंडस यक्स शिखर सम्मेलन। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडस यक्स जो है भारत व अमेरिका के मध्य यह शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया 15 फरवरी को। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 गुवाहाटी में। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया और इसकी थीम थी यूनानी चिकित्सा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इंडिया एनर्जी वीक 2024। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता, इसका उद्देश्य क्या था? फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्बाध रूप से शामिल करना। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 13 से 14 फरवरी 2024 को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण का आयोजन किया। भारत में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को किया गया था। राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 1 से 4 फरवरी के मध्य। राष्ट्रीय आरोग्य मेला नई दिल्ली में आयोजित। उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। पुनर्गठित पैनल में 8 सदस्य हैं जिनमें 4 महिलाएं हैं। अगला है 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र। निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन 2024 नामक दस्तावेज जारी किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% की वृद्धि दर्शाता है। अगला है आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत एक स्वैच्छिक मध्यस्थ कानून ढांचे की सिफारिश की है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते को मंजूरी। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। श्री कल्की धाम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जहां पर भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। मंदिर का निर्माण उस गुलाबी रंग के पत्थर से किया जाएगा जिसका उपयोग अयोध्या राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में किया गया था। अगला है 37वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया 2 से 18 फरवरी के मध्य। साझेदार राष्ट्र कौन सा था? तंजानिया। थीम राज्य गुजरात और पहली बार इसका आयोजन 1987 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 37वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन जो है यह हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। साझेदार राष्ट्र रहा तंजानिया और थीम राज्य रहा गुजरात। जनजातीय महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा जथारा। तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वई मंडल में मेदाराम में यह आयोजित किया गया। बस इतना याद रखिए, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। यह तत्कालीन शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक मां और बेटी सम्मक्का और सल्लम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। अगला है अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर वोच सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS मंदिर का उद्घाटन। यह मंदिर 27 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह नागर शैली में निर्मित है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन संग्रहालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय यानी डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की आधारशिला रखी। कहां पर? हैदराबाद में। अगला है 8वीं शताब्दी की कोटरावई मूर्ति कला। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के उलुंदुरपेट के पास 8वीं शताब्दी की कोटरावई मूर्ति कला का पता लगाया है, जो पल्लव काल की एक कलाकृति है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। 11वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया? यूएई के दुबई में, और इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। भारत, तुर्की और कतर को सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया। भारत, तुर्की और कतर को अतिथि देश घोषित किया गया था। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। इसकी थीम थी एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन। इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया और इसकी थीम थी अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। 9वां रायसीना संवाद। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। इसका विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कहां के प्रधानमंत्री? ग्रीस के प्रधानमंत्री। एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। AITIGA संयुक्त समिति की 3री बैठक। इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA पर जो हस्ताक्षर वह 2009 में किए गए थे। यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद। यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद चरमपंथियों तथा मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग का मुकाबला करने के लिए पहले भारतीय यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है माल्टा ISA में शामिल होने वाला 119वां देश। माल्टा जो है यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुमोदन 97 देशों द्वारा किया गया है और जो पनामा है वह 97वां देश था। भारत द्वारा इप्सा कोष में $10 लाख का योगदान। भारत ने गरीबी एवं भूखमरी उन्मूलन कोष में $10 लाख का योगदान दिया। अगला है भारत एवं ताइवान के मध्य प्रवसन एवं गतिशीलता समझौता। यह समझौता विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा। किसके मध्य समझौता किया गया? भारत व ताइवान के मध्य। ओल्जास वेक्टेनोव जो है यह कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ओल्जास वेक्टेनोव। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के राष्ट्रपति परिषद ने प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया। परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी अहमद अवद बिन मुबारक यह यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। भारतीयों के लिए ईरान की मुफ्त वीजा नीति। यह नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत होगी। वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त नीति प्रदान कर रहे हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। 3 अफ्रीकी देशों द्वारा इकोवास से अलग होने की घोषणा। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीका के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से अलग होने की घोषणा की। कौन कौन देश? नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने। इकोवास 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है और इसका गठन 1975 में किया गया था। अगला है जापान का 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव। जापान का प्राचीन नग्न पुरुष उत्सव जिसे सोमिनसाई महोत्सव कहा जाता है हाल ही में समापन हुआ इसका। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य।
घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3300 रुपए प्रति टन कर दिया है। विंडफॉल टैक्स ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं जहां कंपनियों को अचानक ऊंचा मुनाफा प्राप्त होता है। भारत में सबसे पहले विंडफॉल टैक्स जुलाई 2022 से लगाए गए थे। बीमा सुगम। बीमा सुगम इरडा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार बीमा सुगम के लिए मसौदा विनिमय जारी किया। इसका लक्ष्य क्या है? प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बीमा पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना और 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। बीमा सुगम। अगला है आईएमएफ द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.3% था, अब कितना कर दिया है? 6.7%। इरडा और पीएनबी के मध्य समझौता। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा धारणीय एवं पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु यह समझौता किया गया है इरेडा और पीएनबी के मध्य। पेरिस के एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च। भारतीय दूतावास ने पेरिस के एफिल टावर पर यूपीआई को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.75 से 6.8% का अनुमान है। ओईसीडी द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान 2024-25 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.1% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है ओईसीडी ने। अगला है जापान अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहले यह तीसरी थी। जर्मनी से पीछे रहने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, पहले तीसरी थी। जापान की नॉमिनल जीडीपी 2023 में $4.2 ट्रिलियन थी, जबकि जर्मनी की $4.4 ट्रिलियन रही। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत। श्रीलंका और मॉरिशस में। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इनसैट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित। 17 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा जीएसएलवी F-14 द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित। गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है। 21 फरवरी 2024 को इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण किया। गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं, जिसमें 2 जो है मानव रहित होंगे और 1 मानव युक्त मिशन होगा। मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए भेजा जाएगा। अगला है TOI 715B नामक उपग्रह की खोज। पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह की खोज नासा द्वारा की गई। पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा यह उपग्रह संभावित रूप से तरल पानी के लिए अनुकूल है। चीन के जिलांग 3 रॉकेट द्वारा 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण। चीन द्वारा जिलांग 3 रॉकेट से यांगजियांग के तट पर फ्लोटिंग बार्ज से 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का विकास कर इसका सफल परीक्षण किया। इस तकनीकी सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसके द्वारा विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। C-DOT और आईआईटी रुड़की के मध्य समझौता। 6G एवं उसे आगे की प्रौद्योगिकियों हेतु 140 गीगाहर्ट्ज के पूरी तरह से एकीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए C-DOT और आईआईटी रुड़की के मध्य। तेजस के 9 एकीकृत MK-1A प्रोटोटाइप का परीक्षण। तेजस MK-1A के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में डिजिटल फ्लाई बाय पावर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत किया गया और 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अगला है नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित INS उत्कर्ष में एक नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार यानी PAR का उद्घाटन किया। PAR भारी बारिश और कोहरे जैसे कम दृश्यता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मददगार होगा। नौसेना प्रमुख द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए नेवल जेट्टी पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम यानी IUHDSS का भी उद्घाटन किया।
अगला है शक्ति युद्धक प्रणालियों की खरीद हेतु समझौता। रक्षा मंत्रालय ने शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2269 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शक्ति जो है भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति में युद्धपोतों पर स्थापित की जाएगी। आईएनएस संधायक भारतीय नौसेना में शामिल। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आईएनएस संधायक यानी यार्ड 3025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है। कोलकाता के मेसर्स गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में 4 बड़े जो है सर्वेक्षण पोत निर्माणाधीन हैं, जिनमें आईएनएस संधायक जो है यह पहला है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ने निर्धारित ऑर्बिट में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसे पीएसएलवी C-58 से एक पेलोड पर लॉन्च किया गया था। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित किया गया है। अगला है सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि यानी CMPFO के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल दावों के ऑनलाइन निपटान को सक्षम बनाता है, पारदर्शिता, तीव्र प्रसंस्करण और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अगला है स्वाति पोर्टल का शुभारंभ। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। स्वाति यानी साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी स्पेस क्राफ्ट। अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन्स का लैंडर ओडिसियस यह चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का अवलोकन। इसरो द्वारा जानकारी दी गई कि आदित्य L1 के साथ भेजे गए प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया है। पापा एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है जिसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं। पहला है सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच यानी स्वीप और दूसरा है सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक यानी स्वीकार। CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की आवृत्ति 11 वर्ष के सौर चक्र के साथ परिवर्तित होती रहती है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट। जलवायु कार्रवाई के लिए मिश्रित वित्त सुविधा हेतु समझौता। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित कर रही है जिसका लक्ष्य निम्न कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए पायलट परियोजना आरंभ करने की दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। भारत में अब 80 रामसर स्थल। भारत की 5 अन्य आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़कर कितनी हो गई? 80, जिसमें 3 जो है कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के। अंक समुद्र पश्चिमी संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक में स्थित है। अघनाशिनी एस्चुअरी कर्नाटक। मगदीकेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लांगवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु। चिल्का लेगून में समुद्री एम्फीपोड प्रजाति की खोज। इस प्रजाति का नाम परहयाले ओडियन रखा गया है। मिलीपेड के नए जीनस और 5 प्रजातियों की खोज। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तंजानिया के उडगजुंगवा पर्वत के कनखजूरे के एक नए वंश तथा 5 प्रजातियों की खोज की है। हरित ऊर्जा हेतु एनटीपीसी द्वारा भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। एकीकृत हाइड्रोजन केंद्र के निर्माण के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के बीच समझौता। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 7 से 9 फरवरी के मध्य। यह सम्मेलन मुख्य रूप से सतत विकास और जलवायु न्याय के नेतृत्व पर केंद्रित था। थानथाई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के क्षेत्र को थानथाई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया। यह क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वरा हिल टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य से जोड़ता है जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति।
कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यानी CMS द्वारा विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। अल नीनो और जलवायु संकट से मेडागास्कर में सूखे की आशंका। हाल के वर्षों में मेडागास्कर अभूतपूर्व चक्रवातों की चपेट में आ गया है, जिससे देश को 4 दशकों में सबसे गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अगला है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत जो है इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर रहा। जनवरी 2024 में जारी की गई रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर जो है सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश रहे। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। भारत 41वें स्थान पर रहा, जबकि 2022 में भारत 46वें स्थान पर था। नॉर्वे पहले स्थान पर तथा अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा। नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत में 2023 में साइबर हमले 15% बढ़े। भारत में साइबर हमलों की संख्या 2023 में हर सप्ताह औसतन 15% की वृद्धि हुई है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल ताइवान से कम है। वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति पर नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग ने भारत में नागरिकों की देखभाल हेतु सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024, इसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया गया। मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। चीनी कंपनी टेंसेंट के CEO हुआ तेंग मा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। 718। सबसे अधिक हिम तेंदुए लद्दाख में हैं, जहां पर हिम तेंदुओं की संख्या है 477। उसके बाद उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में। अगला है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भारत जो है 93वां स्थान पर रहा, जबकि 2022 में यह 85वें स्थान पर था। इस साल 93वां स्थान पर रहा। डेनमार्क पहले स्थान पर और सोमालिया अंतिम स्थान पर रहा। योजना एवं कार्यक्रम। संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत। यह पहल जो है दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है विचारों को समाधान में बदलना, संकल्पना और कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना, बुनियादी ढांचे में प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक महीने 300 दिन मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। नेक्स्ट है फेम 2 कार्यक्रम के व्यय में वृद्धि। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला है PM किसान योजना के 5 वर्ष पूरे। 24 जनवरी 2024 को PM किसान सम्मान निधि योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए, जो कि 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था 2019 में। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन की परियोजना। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयुर्वेद हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय छात्रों की जांच और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की। अगला है स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल। बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत में इसका उद्घाटन किया गया। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1303 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। किलकारी पहल का 2 अन्य राज्यों में विस्तार। किलकारी योजना को 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में शुरुआत की गई। किलकारी पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे गर्भावस्था और शिशु देखभाल के बारे में संदेश डालकर उन्हें
नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 18 राज्यों में 2016 में शुरू की गई थी। पीआईडीएफ योजना में 2 वर्ष का विस्तार। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ योजना को 2 वर्ष और बढ़ाकर इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य लघु क्षेत्र में भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। अगला है बैंकिंग एवं बीमा। वीजा और मास्टर कार्ड के कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स पर रोक। आरबीआई ने केवाईसी कंप्लायंस की चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड, इसे इंडस बैंक द्वारा एनपीसीआई की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड इंडस बैंक द्वारा। कारपोरेट हेतु वित्त पोषण मॉडल डिवाइस एज ए सर्विसेज, इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य समझौता। यह समझौता क्यों किया गया है? भारत के बाहर यूपीआई से भुगतान की संभावनाओं के विस्तार हेतु यह समझौता किया गया है गूगल पे और एनपीसीआई के मध्य। इंडस ऐप स्टोर, इसे फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया। फोन पे द्वारा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए भारत में निर्मित यह एंड्रॉइड ऐप मार्केट प्लेस है। टेक महिंद्रा द्वारा आर्किड साइबर टेक का अधिग्रहण। अगला है प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें पहला है निखिल जोशी, ये बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त हुए। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त। आनंद कुमार, यूएई की सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा देने को मंजूरी प्रदान की। मियो ओका, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। किसने? एडीबी ने मियो ओका को। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस विजय बिश्नोई, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। रितु बाहरी, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। रितु बाहरी। संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। संजय वर्मा यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी, और संजय वर्मा जो है इसके एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। लोचन सिंह पठानिया, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य हाइड्रोग्राफर लोचन सिंह पठानिया। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति, जिसमें 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष। 1 अंशकालिक सदस्य में सौम्यकांति घोष। आप लोग कमेंट करके बताएं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अनिल कुमार, इन्हें ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रणजीत कुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए। रणजीत कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। गिरिधरन शिवरामन, गिरिधरन शिवरामन, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त गिरिधरन शिवरामन। निधन मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अमीन सयानी, प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन। फली एस नरीमन, कानूनविद और अनुभवी वकील थे। 1972 से 75 के बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। आचार्य विद्यासागर महाराज, जैन समाज के वर्धमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने संलेखना के माध्यम से देह का त्याग किया। इन्हें फरवरी 2024 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज। इम्तियाज कुरैशी, भारत के प्रसिद्ध शेफ थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। डॉक्टर उषा किरण खान, साहित्य अकादमी, भारत भारती तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थीं।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद आदि। हेज नामीबिया के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग ये ध्रुपद गायक थे। फरवरी 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ए रामचंद्रन ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुआ। सेबेस्टियन पेनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। सेबेस्टियन पेनेरा। फारूक नाज़की वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। 5 हस्तियों को भारत रत्न, जिनमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी ये 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री और बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 तक। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। 1991 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, 1994 में यूनेप सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य हस्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अभी तक सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार जो है 1999 में प्रदान किए गए थे 4 लोगों को, और इस बार 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को प्रदान किया जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी द लॉ लीजन डी होनूर प्रदान किया गया। शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर प्रदान किया जाएगा शशि थरूर को। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को प्रदान किया गया। बेस्ट टेक्नोलॉजीज बैंक का खिताब साउथ इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब प्रदान किया गया साउथ इंडियन बैंक को। बाफ्टा पुरस्कार ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन तथा 7 कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति, इन्हें जो है दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक गीत एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन से हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 9वां गोवटेक पुरस्कार भारत को सरकारी सेवाओं में एआई के उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे भारत को। WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहांस को यह जो है प्रदान किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रमुख युद्धाभ्यास अभ्यास शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत सहित 19 देशों के सैनिक इसमें शामिल हुए। नेपाल के सैन्य मुख्यालय में यह आयोजित किया गया। अभ्यास शांति प्रयास 4। मिलन 24 सैन्य अभ्यास मिलन 24 सैन्य अभ्यास यह भी बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया। अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास है। जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में यह आयोजित किया गया और इसकी थीम थी आकाश से वज्रपात यानी लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच, और बांग्लादेश भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और इसका आयोजन किया गया मालदीव के माले में। चर्चित स्थल चुशुल। चुशुल लद्दाख के लेह जिले में एक गांव है। भारत और चीन के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर स्थित बैठक बिंदु में कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। चुशुल में नूरग्राम अफगानिस्तान के इस जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन से कम 25 लोगों की मृत्यु। अवदीवका यूक्रेन का एक शहर है। रूस ने दावा किया है कि उसने इस शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अवदीवका। चर्चित पुस्तकें एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक हैं संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। ट्रस्ट विथ अयोध्या, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, बलवीर पुंज की पुस्तक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स ए फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, डॉक्टर मनसुख वंडाविया। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर एच.डी. मुनी, प्रोफेसर एस.डी. मुनी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी। महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, इसकी थीम थी देखभाल अंतराल को समाप्त करना। 8 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और थीम थी प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, इसकी थीम थी एसटीएच हटाएं, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, और इसकी थीम थी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, और इसकी थीम थी रेडियो, सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसकी थीम थी अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी सतत भविष्य का निर्माण, एसडीजी को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। खेल देख लेते हैं। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता रहे जॉनिक सिनर, और उप विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल विजेता रही आर्यना साबालेंका। पुरुष युगल विजेता रहे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चेन्नई ओपन 2024 सुमित नागल ने इटली के लुका नार्दी को हराकर फाइनल खिताब जीता। चेन्नई ओपन का खिताब सुमित नागल ने। बैडमिंटन में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराकर खिताब जीता। FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024 ओमान के मस्कट में आयोजित। फाइनल में नीदरलैंड्स ने भारत को 7-2 से हराकर खिताब जीता। फुटबॉल में सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप ढाका में आयोजित किया गया। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता। क्रिकेट में T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम 281 मैचों की 271 पारियों में। रविचंद्रन अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। इन्होंने यह कारनामा 98वें मैच में किया। अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल दक्षिण अफ्रीका के बिनानी में आयोजित। ऑस्ट्रेलिया भारत को 79 रनों से हराकर विजेता बना। ऑस्ट्रेलिया। एथलेटिक्स में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ईरान के तेहरान में आयोजित। भारत जो है 4 स्वर्ण और 1 रजत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, और चीन पहले स्थान पर रहा। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में आयोजित।
हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को त्रियस्ट्रन नाम दिया गया है। त्रियस्ट्रन। शतरंज। 8 वर्षीय अश्वत्थ कौशिक ने ग्रैंड मास्टर को हराया। भारतीय मूल के अश्वत्थ कौशिक ने पोलैंड के 37 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हरा दिया। मुक्केबाजी में मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के वापेनिश सिटी में अमेरिका के गेरार्डो एक्सीवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता। मनदीप जांगड़ा ने स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंतिम पंघाल और सचिन सिवान ने स्वर्ण पदक जीते। अंतिम पंघाल और सचिन सिवाच ने। विविध खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठे संस्करण का आयोजन चेन्नई में किया गया और महाराष्ट्र जो है 158 पदकों के साथ चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा। तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध। ये जो है भारत की हैमर थ्रोवर थी। इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा 12 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। वन लाइनर देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। इसके अंतर्गत शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 10%। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना? मध्य प्रदेश में। देश का पहला जनमन आवास। गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया 15 फरवरी 2024 में। असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? काजू नेमू को। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा? पंजाब के। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया चंपई सोरेन ने। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई योजना किस राज्य ने शुरू की? पंजाब ने। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। आयुष समग्र कल्याण केंद्र। किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? उड़ीसा के संबलपुर में। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजस्थान के पाली में। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना, इस शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया? नीति आयोग ने। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 14 फरवरी 2024 को। जल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? लखनऊ में। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री गुरुशील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट और सिक्का कब जारी किया? 8 फरवरी 2024 को। राज्यसभा ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 कब पारित किया? 6 फरवरी 2024 को। हाल ही में मेसोलिथिक शैल चित्रों का कहां पर पता लगाया गया? तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सेताम्मा लुद्दी गुंटू सिंगाराम में। उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान को। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? सतनाम सिंह संधू को। भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामित किया? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में दिसंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई? 3.8%। अनंतिम। इस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति हुई है? ओमान। भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया? अमेरिका।
किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की? दुबई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना? माल्टा। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने जीत प्राप्त की? एल साल्वाडोर। फ्रांस के भारतीय दूतावास ने कहां पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? पेरिस के एफिल टावर। मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि की अनुमति दी? संयुक्त अरब अमीरात। मार्क फिलिप्स भारत के 6 दिवसीय यात्रा पर रहे, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? गुयाना। मार्क फिलिप्स। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? ओमान के साथ। रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद ओमान के साथ। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालिसिस पैकेट फॉर आदित्य यानी पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया? कोरोनल मास एजेक्शन। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान बन गया है? ओडिसियस। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है, इसे क्या नाम दिया गया है? एराटोस्थनीज। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।